हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरमीत चौधरी आदिराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे थे यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर हम यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा रहे थे। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम पिक करके चल रहे हैं। परसेंटेज को हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है। रेशो का आज लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम रेशो और एज से आए हुए क्वेश्चंस कर रहे होंगे। फिर अगला लेक्चर आपका परसेंटेज हो चुका है और आपका रेशो हो चुका है। फिर इसके बाद आप पार्टनरशिप से अगला लेक्चर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पार्टनरशिप से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और वो बहुत अच्छा कलेक्शन हमने बनाया है, तो आप वीडियो को देखना शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, दो व्यक्तियों ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में, उनकी व्यय 4:7 के अनुपात में, यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपये बचाता है तो उनकी आय में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप कौन सा मेथड लगाओगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप क्वेश्चन कर लोगे। ए और बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपसे दी गई है, देखो ध्यान से। ए और बी के बारे में बताया कि 2:3, ये उनकी इनकम का रेशो है। ठीक है, इनकम का रेशो कितना है? 2:3 है। ठीक है, इसने बताया कि उनका एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है? एक्सपेंडिचर का रेशो है 4:7। लेकिन एक्सपेंडिचर कब? यदि उन्होंने प्रत्येक ने 4,000 रुपये को बचाया। ठीक है, सेविंग कितनी है बताओ? इसकी भी 4K है, 4,000, इसकी भी 4K है। ठीक है, समझो बात को। चलो मैं 4,000 पूरा ही लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, यानी कि दोनों बंदे 4,000 रुपये बचा लेते हैं, इसने भी 4,000 रुपये बचा लिए। तो हमें क्या पता लगा कि इनकी एक्सपेंड इतना कमाते हैं, इतना खर्च करते हैं और इतना बचाते हैं। ठीक है, यानी कभी भी कोई रिजल्ट डिपेंड करता है कि ये दोनों चीजें इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड का हमेशा यूज ले पाओगे। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्रॉस, फिर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा मैं वो लूंगा, फिर वो डिफरेंस आगे किसके इक्वल होगा? मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा दोनों डिफरेंस में इक्वल रख दूंगा, यहाँ से मुझे अपने 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझो कैसे। मैं देखता हूँ 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, तो 14 और 12 का डिफरेंस आया 2। आप निगेटिव और पॉजिटिव को बिल्कुल भी कंसीडर मत करिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 4 चौक 16 और 7 चौक 28। ठीक है, बहुत ध्यान से एक बात देखना मेरी, यहां पे 7 मैंने कहा 4 चौक 16, तो ये 16,000 आ गए और 7 चौक 28, ये आ गए 28,000। ठीक है, मैं साइन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करूंगा, यहां पे प्लस और माइनस का रोल ऐसे नहीं होता है। ठीक है, चलिए, अब मैं 28 में से जब 16 को घटा रहा हूं तो मुझे पता लगा तो ये 12,000 आ गया। ठीक है, 12,000 2 यूनिट के बराबर है, तो यहां से मुझे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6,000। 6,000। मेरे से पूछा क्या गया? दोनों की आय का अंतर। भाई एक की आय 2 है और एक की आय 3 है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। तो क्या मुझे 1 यूनिट की वैल्यू बतानी थी? जी हाँ, तो मेरा यही आंसर आ जाएगा 6,000। ठीक है, लेकिन आप एक बात देखो, मैं यहां से कॉमन कैसे ले सकता था? क्योंकि अगर कोई भी दो राशि या तो यहाँ पे सेम हो जाए, आप देखो कि यहाँ पे 4,000 था और यहाँ पे भी 4,000 था, और मैंने मल्टीप्लाई जब करी तो कैसे मल्टीप्लाई हो रही होगी? देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में फिर मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ अगर मुझे कहीं पे भी रेशो सेम मिल जाए। ठीक है, मैंने 2 यूनिट यहाँ से निकाल दी, अब मुझे 4 की गुना करनी है किसमें? 4,000 के अंदर। ठीक है, और मुझे भाई यहाँ पे 7 की गुना भी किसमें करनी है? 7 की मल्टीप्लाई भी मुझे 4,000 के अंदर करनी है। ठीक है, और मैंने इनका डिफरेंस लिया था, आप समझ पा रहे हो, मैंने मोड के अंदर डाल दिया इसे। ठीक है, आप एक बात बताओ, क्या 4,000 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कॉमन है? तो मैं इस 4,000 को बाहर कॉमन ले सकता हूँ क्या? तो 4 और 7 का ही मुझे ओवरऑल डिफरेंस लेना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को भाई? तो मैं जब भी कोई भी चीज कॉमन होगी तो मैं उसे एक साथ कॉमन पहले ही ले लूंगा, ताकि मैं थोड़ा सा 1 या 2 स्टेप अपना बचा पाऊं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा 2 यूनिट आया, अब मैं 4 की ऐसे 4 में मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं यहीं पे डिफरेंस कर दूंगा। यानी मुझे पता है कि 4,000 तो मेरा कॉमन आने वाला ही है, तो मैं यहाँ से डिफरेंस करके पहले अंतर निकाल लूंगा। यानी तो 7 और 4 का डिफरेंस मुझे ऑलरेडी 3 पता है, ये अंदर वाली वैल्यू आ गई जो डिफरेंस वाली थी, और ये बाहर कॉमन वाली वैल्यू मैं अलग से लिख दूंगा।
ठीक है सर। तो ये 2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ये जब मैंने 2 से इसे काट दिया तो ये मुझे मिला 2000, और 2000 की मल्टीप्लाई जब मैं 3 में कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 6000। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बताई हुई बात को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। ठीक है, अब आप यहां से ना, कभी आपसे एक्सपेंडिचर पूछ लिया जाए तो आप एक गलती कर सकते हो। आप सोचोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू 6000 है तो मैं डायरेक्ट 4 की वैल्यू बता दूं, पहले वाले का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर मैं 7 की बता दूं दूसरे वाले का आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको निकालने के लिए या तो फिर आप क्या कर रहे होंगे, इस रेशो को ऊपर ले रहे होंगे, उस तरीके से निकाल लोगे, या फिर आप क्या करोगे, आपने 1 यूनिट की वैल्यू 6000 निकाल दिया, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी, 12000। यानी कि ए की आय 12000 है, और मुझे अगर चाहिए कि ए का एक्सपेंडिचर कितना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मुझे पता है कि इनकम इतनी है और बचत इतनी है। तो अगर मैं इनकम में से बचत को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो 8000 रुपये बचा है, ये मेरी सेविंग एक्सपेंडिचर है, सॉरी। ठीक है, तो 4 की वैल्यू यहाँ पे ये आएगी, ना कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को बस। मैं अगले क्वेश्चंस में भी आपसे अप्लाई करके दिखा दूंगा। ठीक है, क्या आप समझ पाए हो भाई मेरी बात को? ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है, वरना फिर आप एक्स वाई मान के करोगे। अब ये देखो भाई क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है। ठीक है, 10:6 है, ए और बी है ना आपके पास, ए और बी। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ दो, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है और उनके व्यय का अनुपात 18:10 है। यदि वे क्रम से 5200 और 3600 रुपये बचा दे तो उनकी आय ज्ञात करनी है। ठीक है, ओवरऑल आपको आय ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आय आपकी होगी वो 10 और 6 के अनुपात में होगी जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट कि कौन सा रेशो आपको 10 और 6 देगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट बाई ऑप्शन जाना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो कि आप कौन सा ऑप्शन आपको 10:6 देगा। लेकिन अभी मेथड पे काम कर लो एक बार। तो भाई इनकम के बारे में बात करते हैं एक बार। इनकम 10 और 6, ठीक है, और एक्सपेंडिचर 18 और 10 गिवन है, और सेविंग कितना बताया ये, 5200 रुपए की सेविंग करता है और ये 3600 रुपए की सेविंग करता है। ठीक है, तो इस बार कॉमन नहीं है तो आप थोड़ा सा लिख रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि इनका सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूंगा और डिफरेंस निकाल लूंगा। तो मैंने देखा 100, ठीक है, यहाँ पे कितना आया, मैंने 10 गुना 10 करा तो मेरे पास 100 आ गया। मैं लिख के दिखा रहा हूँ भाई अभी। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को पकड़ पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आप 18 की जब 6 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये कितना आ गया, देखो 8 6 आपने करा 48, 48 का आपने 8 लिख दिया, 4 आप कैरी ले गए। ठीक है, और 6 और 4 10, 108। ठीक है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, तो 18 3 54 और 54 की आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 108। तो यहाँ से डिफरेंस आपको 8 मिलने वाला है क्या, मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, आप प्लस और माइनस को इग्नोर कर दोगे क्योंकि आपको ओवरऑल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, अगर कोई मेरे से 4 साल बड़ा है या मेरे से कोई 4 साल छोटा है तो मेरी और उसकी एज का डिफरेंस 4 होगा। ठीक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो वही चीज़ आप यहाँ पे डिफरेंस लेके चलोगे। समझ पा रहे हो क्या भाई बात को? अब मैं आगे से कोशिश करूँगा कि चीज़ों को डायरेक्ट करूँ। ठीक है, तो यहाँ से 8 यूनिट आ गई मेरी। ठीक है भाई, अब आप देख रहे हो कि आपने ये तो निकाल दिया, अब आप आगे भी इस चीज़ को अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब मैं 10 में अप्लाई कर रहा हूँ तो ये 8 यूनिट किसके बराबर होने वाले हैं, 5 2 0 0 और एक ये वाली 0 मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब मैं किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 18 की, यहाँ पे 0 0। ठीक है, अब आप 18 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे। ठीक है, फिर आपको 108 मिलेगा तो आप 8 ले लोगे और 10 कैरी लेते जाओगे। ठीक है, 54 और 10 64, क्योंकि 18 तिया 54 और 10 कैरी वाला 64 हो गया। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस चाहिए। क्या आप मेरी बात अब समझ पा रहे हो? अब मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दूंगा, माइनस और प्लस को मैं इग्नोर करूंगा हमेशा। ठीक है, तो 0 0 8 में से 0 8 आ गया। ठीक है, और ये आ गया 8 8 और 12 12 आ गया। ठीक है भाई, 8 की वैल्यू आ गई 12800। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, 8 कम 8 8 6 48 और 0 0। ठीक है सर, कर पाओगे आप ऐसे? अब आपसे क्या पूछा गया, इसने बोला तो उनकी आय क्या है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, एक जीरो लग जाएगा पीछे। 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 16000।
ठीक है। और भाई 6 की वैल्यू बतानी है तो 9600। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के अब जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ पे है आपका 1696। ठीक है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर रेशो भी चेक कर सकते हो कि कौन सा रेशो मुझे सेम चीज देगा। तो मैंने देखा 2 जीरो से मेरी यहाँ पे 2 जीरो कट रही होंगी। ठीक है भाई, मैं 16 से काटूंगा तो 10 आ गया, है ना, और 16 से काटूंगा तो यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे भी रेशो सेम मिल गया। ठीक है, तो आप थोड़ा फंस जाओगे। 10:6 यहाँ पे भी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी आपका क्या रेशो आ गया भाई 10:6। तो सभी के अंदर रेशो सेम दिए हुए हैं, तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो आप बेसिक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अच्छे से समझ पाए हो भाई? अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, मैं लगा के नहीं दिखाने का चीजों को। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सीख गए होंगे चीजों को। निखिल रितु की आय का अनुपात। ठीक है, निखिल है और रितु है। ठीक है, इनकी इनकम का रेशो बताओ क्या गिवन है। ये यूपी कांस्टेबल से क्वेश्चन है। निखिल और रितु की आय का अनुपात 2:1 के अनुपात में 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। ठीक है, सब कुछ रेशो के अंदर है। लेकिन निखिल और रितु दोनों कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपए करते हैं। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो इनकम का रेशो है 2:1। ठीक है, कुल मिलाकर बचत करते प्रत्येक की मासिक आय, यानी 2:1 भी देख सकते हो आप। 2:1 यहाँ पे नहीं है 2:1 तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2:1 है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी 2:1 है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन मेरी कोई हेल्प नहीं करेंगे, मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाया हूँ, तो इसलिए मैं सोल्व करूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये मेरा आ गया भाई इनकम का रेशो। 5 और 3 एक्सपेंडिचर का रेशो। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया है 5:3। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि ये तो ये भी रेशो के अंदर दे, जी नहीं, उसने वैल्यू भी दिया है। ठीक है, अब ये देखो, उसने बताया ना कि बचत 4 और 1, यानी टोटल बचत 5 के रेशो के अंदर है, लेकिन 5 की वैल्यू उसने 10,000 की बने। तो यहां से हमें 1 की वैल्यू कितना मिल गया 2,000। अब जो 4 रहा होगा वो 8,000 है क्या रियलिटी में? मैं 8,000 को 8 के लिख देता हूं भाई। ठीक है, और 2,000 को मैं लिख देता हूं 2 के का मतलब 1,000। जैसे कि अपने फॉलोअर्स वगैरह काउंट करते हो, मेरे 2 के हो गए, 10 के हो गए, तो उसका मतलब क्या है 1 का मतलब 1,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं जीरो लगाने से बचने के लिए मैंने ये चीज कर दी। ठीक है, 3 दूनी 6 और 5 ही कम 5 यानी 1 यूनिट। ठीक है, मैंने डिफरेंस करा 3 दूनी 6 और 5 ही कम 5 करके मैंने उनका डिफरेंस लिया तो 1 यूनिट आया। और ये इक्वल होगा किसके? आप देखो 5 दूनी 10 10 के और 8 तिया 24 24 के। ठीक है, 10 के और 24 के का डिफरेंस कितना आ गया 14 के, यानी कि मेरा 1 यूनिट 14,000 के बराबर है। ठीक है, तो भाई मुझे इनकम पूछा गया है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा बताओ 28 के। निखिल की आ गई 28 के यानी 28,000, और आपको रीतु की निकालनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 की आपको पता ही है भाई। ठीक है, नीतू की आ गई, कौन है भाई रीतु, सॉरी। ठीक है, निखिल 28 के और रीतु आ गई 14 के। और ये ऑप्शन देख लोगे आप कौन सा है, निखिल पहले दिया हुआ है और रीतु बाद में, तो ये ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका। ठीक है भाई, निखिल 28 के और रीतु 14 के। ठीक है, क्या आप कर पाए हो भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ आप। ठीक है, और चीजें आपके फेवर में चली जाएंगी। ठीक है, करते हैं आगे। ये क्वेश्चन पढ़िएगा आप एक बार। एक व्यक्ति का क्रम से किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 56,000 रुपए है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो उसका एक्सपेंडिचर देखो सबसे पहले किस रेशो में 3:4:6। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज करता है। ये तो आपका किराया है और स्कूल फीस है और ये घरेलू सामान पर। ठीक है, यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा फीस कितनी दिया हुआ है 56,000, मेरे अकॉर्डिंग फीस कौन से वाले किराया और स्कूल फीस 4, तो यानी 4 की वैल्यू कितना गिवन है भाई 56,000। 4 ही कम 4 4 चौक 16। ठीक है, और पीछे लगा दूंगा मैं 3 जीरो। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 चल रही है भाई, क्योंकि 4 की वैल्यू 56,000 है, तो कितना मल्टीप्लाई है
14,000 मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल दी 14,000, ठीक है। अब इसने पूछा गया तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करनी है। भाई एक बात बताओ, जब 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 आ गई आपके पास, ठीक है, अब आप बताइए कि उसकी मासिक एक्सपेंडिचर कितना है। उसने बोला है कि आप बचत कुछ नहीं कर रहे हो, जो भी आपकी कमाई है सब आप खर्ची कर रहे हो, ठीक है। आप 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 मैंने निकाल दी है ना। आप देखो 6 और 4 10 और 13, ठीक है, तो आपकी मासिक खर्च कितना है। जो खर्च है वो ये आएगा, क्योंकि आपने सेविंग तो कुछ करनी ही नहीं है, ठीक है। तो 0 0 0 14 गुना 13, ये चीज आ गई मेरे पास अभी तक, ठीक है। अभी मैं आगे देखता हूँ, ये तो मासिक एक्सपेंडिचर है, यानी मासिक इनकम भी यही है, ठीक है। लेकिन उसने क्या पूछा हुआ है, उसने बोला है वार्षिक आय ज्ञात करो। तो भाई 1 महीने की ये रही होगी, तो 12 से आप एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे, ईयरली आ जाएगी आपके, ठीक है। क्या मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मैं चेक करता हूँ। जीरो तो सबके अंदर है भाई, 3 3 0, ठीक है। तो मैं इससे तो अपना क्वेश्चन कर नहीं पाने का, क्योंकि यहाँ पे भी 3 0, यहाँ पे भी 3 0, यहाँ पे भी 3 0, यहाँ पे भी 3 0। अब मैं एक बार चेक कर लूंगा आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। दो में यूनिट डिजिट भी वहां पे सेम दिया हुआ है, लेकिन आप एक बार यहाँ पे चेक कर लो। 2 3 6 है ना, 6 चौक 24, तो लास्ट का डिजिट जो होगा 4 होगा, 0 से पहले 4 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप कर लोगे, ठीक है। क्या आप समझ पाए हो क्वेश्चन क्या बोल रहा था भाई? भाई 3 4 और 6 का रेशो दिया है, और 4 को बताया उसने 56,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं टोटल आपकी मंथली जो एक्सपेंडिचर है वही इनकम है, क्योंकि उसने सेविंग को बताया कि 0, आप सेव कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। 6 4 10 और 3 13, तो 13 की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ठीक है। लेकिन ये तो मासिक आय आई है आपकी भाई, आपको पता करना है ईयरली कितनी होगी। तो मैं 12 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने देखा कि 0 3 है, तो मैं कोई फायदा नहीं हुआ मुझे, ठीक है। तो मैंने देखा कि आप यूनिट डिजिट चेक करो, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए, मुझे पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन करिए भाई, क्या बोल रहा है इसके अंदर। मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3 4 और 5 के अनुपात में उनके वेतन में क्रम से 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल मिलाकर राशि 28,600 है, तो मुकेश का मूल वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए सर समझिए, आपके पास एक बंदा है मुकेश, एक है योगेश और एक है सुरेश, ठीक है। अभी उनकी सैलरी का रेशो 30, मैंने 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी ताकि पॉइंट से मैं बच जाऊं। बताइए भाई, यही रहा होगा। 30 40 और 50 मैंने मान लिया। अब उनके वेतन में 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई। देखो, सबसे पहले वाले में हुआ 10% का इंक्रीज, तो भाई 30 का 10% जब मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आप एक चीज बताओ मुझे, 30% अपने आप में 100 है, मुझे इसका 10% कितना होगा। 1 0 को मैं उधर की साइड जंप करा दूंगा तो 3, तो ये आ गया 33 बढ़ाने के बाद, ठीक है। दूसरे वाले के पे करना है 25%, अब ये 40 है, इसका 10% कितना होगा। मैं 1 0 को उधर जंप करा दूंगा, ठीक है, तो 4 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। या फिर आप 25 की डायरेक्ट फ्रैक्शन भी यूज ले सकते हो भाई, 40 का 1/25, ठीक है। 25 है तो 1/4 ले लोगे आप, 25% निकालना ना आपको भाई, तो आप 1/4 यानी 4। 40 में आपको 4 का इंक्रीजमेंट करना, अगर 25% आपको बढ़ाना है तो 4 बढ़ा दो तो 44 आ गया। या फिर आप मैनुअली जाओगे कि 4% 10, समझ रहे हो भैया मेरी बात को, समझ पा रहे हो क्या? एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपसे, अगर आप समझ नहीं पाए तो ध्यान से देखो। 40 है और 25% का इंक्रीज करना है, ठीक है। तो भाई इसका 25% हुआ क्या, ये 40 है अपने आप में, ये 100% है, ठीक है। 40 अपने आप में 100% है, तो मैं देखता हूं कि भाई इसका 25% मुझे निकालना है, इसका 10% कितना रहा होगा। ये अपने आप में 100% है, तो इसका 10% होगा 4। अगर मुझे इसका 20% निकालना है तो मैं 10% और ले लूंगा, यानी ये 10% की वैल्यू है, तो मैं इसका डबल कर दूंगा, तो ये 8% आ गया मेरा, ठीक है। लेकिन मुझे 5% और चाहिए। 10% की वैल्यू 10 है, सॉरी 4 है, तो 5% की कितनी होगी, उसका आधा तो 2। तो यानी मुझे ओवरऑल 10 का इंक्रीज करना है भाई, ठीक है। 10% को मुझे बढ़ा देना इसमें, 25% बढ़ाने का मतलब क्या होगा, ठीक है। 25% बढ़ाने का मतलब क्या होगा, मैं इसे 50 कर दूंगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो 25 की वैल्यू क्या होती है, 1/4, ठीक है। और ये 4 की वैल्यू तो मेरे से 40 दिया हुआ है भाई, ठीक है। 1 बढ़ाने का मतलब 5 कर देना है क्या, तो 4 की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 चल रही है क्या,
तो इसका 10 गुना हो जाएगा 50। आप किसी भी तरीके से करो, आप सीधा 50% पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला हुआ है। इसने बोले 20% की वृद्धि हुई तीसरे वाले पे। अभी अपने आप में देखो 100% है भाई, है ना। ये जो एक्स वाई और जेड है क्या भाई, ये है मुकेश, योगेश और सुरेश। ये अपने आप में 50 है और ये अपने आप में 100% है। तो मैं अगर इसका 10% निकालूं तो एक जीरो उधर जंप हो जाएगी, यानी 5। और निकालना कितना है 20%। तो 10% की वैल्यू अगर 5 है तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 10। तो ये आ जाएगा 60%। 60 हो जाएगा बढ़ा के 20% बढ़ा के। ठीक है, तो ये मेरे नए संशोधित वेतन आ गए क्या भाई, ये बताओ। ठीक है, उसने बताया कि नए संशोधित वेतन 28600 है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितने हैं देखो, 6 और 5 110 और 33 143। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 143 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 28600। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ कि 200। आपको बताना क्या है, मुकेश का मूल वेतन क्या है। मुकेश का मूल वेतन क्या है, मूल जो स्टार्टिंग में था, ठीक है 30। तो आपको 30 यूनिट की वैल्यू बतानी है भाई। तो आप दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 0 0 3 दूनी 6। 6000 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मैंने बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जल्दी से करूंगा उसे। अब ये देखिए, मैंने बेसिक वाली वीडियो जो बनाई थी पहले दिन वाली, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपसे बताया कि आप रेशो कैसे निकाल रहे होंगे। ठीक है, यानी आपसे 3 संख्याओं का 6, 12 और 24 का चतुर्थ अनुपात दिया है। तो मैं सीरीज बतानी मैंने कैसे बताई थी कि आप लिखोगे क्या, ये 6:12 24 और यहाँ पे आप जो चीज़ आपको निकालनी है, चतुर्थ अनुपात निकालना है, चौथे के पहले इस पे आप ले लोगे x। ठीक है, आप मल्टीप्लाई जब कर रहे होगे, आप बाहर बाहर वालों की और अंदर अंदर वालों की कर रहे होगे। ठीक है, तो आपको पता लगा 24 मल्टीप्लाई 12 अंदर वालों की मैंने कर दी, और ये 6x के बराबर हो। ये दोनों डाटा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये 6 अपॉन में आ गया। ठीक है, ये 6 आ गया अपॉन में, तो x बराबर 24 गुना 12 अपॉन 6। ठीक है, तो मैं यहाँ से 6 से काट दूंगा इसको, तो ये 2 बार गया, 24 दूनी 48। 48 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज डायरेक्ट भी सोच सकते हो। तो आपको क्या है, मतलब इसका रेशो उसके साथ ही है, तो इसका रेशो अगले वाली संख्या के साथ क्या होगा। आप देख रहे हो कि डबल है, तो 24 का जब आप डबल कर रहे होंगे तो 48 मुझे मिल जाएगा भाई। ठीक है, मैं 48 डायरेक्ट टिक कर दूंगा। ठीक है, या यहाँ से मतलब आप रिजल्ट से ट्रिक बनाना होगा अगर आपको। ठीक है, तो 20 ही अपॉन है, यानी दो बाद के दो वालों की मल्टीप्लाई करनी होती है आपको और पहले वाले से डिवाइड करना होता है। चतुर्थ अनुपाती डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, क्या करते हैं 20 अपॉन ए। फोर्थ प्रोपोर्शन कभी भी निकालना है तो आप याद रखोगे, सेकंड वाले दो की मल्टीप्लाई कर दो और पहले वाले से डिवाइड कर दो। ठीक है, आप किसी भी तरीके से पहुंचो, बेसिक से जाओ, आपने रिजल्ट को याद कर लिया उससे जाओ, या फिर आप रेशो मेथड से देख लो। 6 का रेशो 12 से क्या है, डबल है, तो 24 का अगले से क्या होगा, चतुर्थ से, तो वो इसका डबल रहा होगा, तो मैं 24 बता दूंगा भाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि आप यहाँ पे भी चतुर्थ अनुपाती बताओ, तो आप देखो कि 5 का रेशो जो 30 से है ना, 8 का भी अगली संख्या से वही रहने वाला है। या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इनके चेक कर लो, या फिर आप रिलेशन चेक कर लो। 5 से कितना मल्टीप्लाई है भाई, ये देखिए 6 गुना है, तो 8 से जब 6 गुना करोगे आप 48, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा पाओगे। वरना आप देख लो, आप दो बाद के दो वालों का मल्टीप्लाई कर दो। चतुर्थ अनुपाती कभी भी आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या ट्रिक यूज लोगे। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती आपको कभी भी बताना है तो आप क्या ट्रिक यूज लोगे, बाद वाले दो का मल्टीप्लाई, यानी बीसी और ए से आप डिवाइड कर दोगे। 5 छंग 30 और 8 छिक 48। ठीक है, आप ऐसे यूज ले लोगे। या फिर मैंने क्या देखा, 5 8 और 30। ठीक है, अगर आप ऐसे रेशो को नहीं पहचान पा रहे हो तो आप रेशो को ऐसे पहचानो। देखो कंडीशन यही है ना भाई अनुपात की। ठीक है, तो अगर इसका रेशो इसके साथ चेक कर लो फिर। ठीक है, ये इसका 6 गुना है ना, तो ये भी इसका 6 गुना ही होगा। ठीक है, 8 छिक 48। समझ पा रहे हो भाई बात को, ऐसे आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, आप एक बार देख लोगे, है ना। चतुर्थ अनुपाती कभी निकालना हो तो आप कर लोगे ना भाई,
चलिए, अब आपको मध्य अनुपाती के ऊपर क्वेश्चन, मैंने बेसिक की वीडियो डाली हुई है स्टार्टिंग वाले दिन, ठीक है, तो मैंने वहां पे बहुत डिटेल से चीजों को पढ़ाया हुआ है, तो आप उसे जरूर देख लेना। ये आज तीसरा लेक्चर है आपका रेशो के अंदर, ठीक है, तो आप पहले लेक्चर से देखना शुरू करना भाई, ठीक है, वहां पे मैंने बेसिक से सारी चीजें पढ़ा रखी है। मैक्सिमम 1.5 घंटे के आसपास आपकी वीडियो है। तो कभी भी मध्यानुपाती निकालना हो, मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना हो, मीन या फिर एवरेज प्रोपोर्शन इसे बोलते हैं, या फिर इसे ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है भाई। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको दोनों संख्याओं को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, और रूट से बाहर जो निकलेगा वही आपका मध्यानुपाती होगा। अब 112 से जब रूट से बाहर निकालूंगा तो 12 मिलेगा, और 225 से जब निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 15, और जब मैं 12 और 15 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 180 मिल जाएगा, ठीक है भाई। इसका मध्यानुपाती 180, ठीक है। कभी भी मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन इसे इंग्लिश में बोल लेंगे, औसत अनुपात इसे बोलते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रूट के अंदर दोनों वैल्यूज को ऐड डालोगे, और रूट से बाहर निकालने पर जो भी चीज मिलेगी वही आपका मीन प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। अब इसका तीसरा समानुपाती पूछा है भाई, ठीक है। कभी भी किसी संख्या का तीसरा समानुपाती पूछे तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं। सेकंड वाले का आप करो स्क्वायर, जो सेकंड वाला है तो आप उसका स्क्वायर करो, बी स्क्वायर, और आप ए से भाग दे दो, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो कैसे क्या आंसर आने वाला है, 40 गुना 40 मतलब, और इसको मैं 32 से जब भाग करूंगा तो मैंने 8 से काट लिया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है। 4 से जब मैं इसे काट रहा हूं तो 10 आ गया, तो ये आ गया 50, ठीक है। आप इसे टिक लगाओगे, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन आपके सामने आ जाएगा। आपको क्या करना है, बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि जब वो थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो आपसे दो वैल्यू देकर रखेगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए कर रहे होंगे आप, ठीक है। अगर वो 3 वैल्यू दे देवे तो फिर क्या होगा भाई, 3 वैल्यू दे के पूछ लेवे अगर, तो फिर आप क्या कर रहे होंगे, मानो कि उसने दे दिया ए बी सी, 3 वैल्यू है और आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ ले, तो आप कैसे लगा रहे होंगे इन्हें, ए अनुपात बी, ठीक है, और आप लगा रहे होंगे फिर समानुपात, ठीक है। 3 वैल्यू है, लेकिन आप इस कंडीशन में भी x को फोर्थ पे फीड करोगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे आप c, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन के आएगा ए एक्स, मल्टीप्लाई करूंगा 12 12 वालों की और अंदर अंदर वालों की, ठीक है, तो बराबर बी सी, तो x आएगा बी सी अपॉन ए। लेकिन आप मत फोकस करो, ये चीज़ नहीं पूछी जाने की आपसे, ठीक है। आप इस चीज़ पे फोकस करो, ये बहुत है आपके लिए। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। आप एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो भाई। 2y-1 बराबर, ओ सॉरी 2y-1 और 6 का तीसरा अनुपात, ठीक है। मैंने तीसरा अनुपात अभी निकालना बताया, आप सेकंड वाले का स्क्वायर करो, 6 स्क्वायर, और आप इससे डिवाइड कर दो इसे, ठीक है, पहले वाले से 2y-1 से, ठीक है। और ये गिवन है, इसने बताया कि ये तो 12 है, तो मैंने 12 के बराबर इसे लिख दिया, ठीक है। तो मुझे पता है कि 36 बनने वाला है इधर, तो मैंने जब 12 से इसे काट दिया तो मुझे मिला 12 तिया 36। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2y-1 3 के बराबर आ गया, तो यहां से y की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 1 इधर आके जुड़ जाएगा, 2y बराबर 4, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब इसी तरीके से इसने एक वैल्यू और गिवन है कि 2x + 7, 5 और 39 का चौथा अनुपात 15 है, ठीक है। जब चौथा अनुपात इसने दिया हुआ है भाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 गुना 39 यानी BC अपॉन ए कर रहा हूँ मैं, 2x + 7, ठीक है। ये मैंने क्या निकाल दिया, चौथा अनुपात निकाल दिया। 1 मिनट में दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप x और अपना चौथे अनुपात में कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं कुछ और मान के बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने बताया कि 2x + 7 ये एक संख्या है, और 5 आपकी दूसरी संख्या है, फिर मैंने समानुपात लगाया 39, और चौथे अनुपात को मैंने मान लिया m, क्योंकि मैंने दोनों चीजों को अगर x मान लूंगा तो आप x में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब देखो बाहर बाहर को की मल्टीप्लाई करो, अंदर अंदर को की, ठीक है। तो यहाँ से अंदर को की जब आप करोगे तो 5 गुना 39 आपको मिलेगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, 2x + 7 की मल्टीप्लाई m के साथ। तो अगर मैं m निकाल लूँ तो ये चीज अपोन में आ जाएगी, क्या बताओ, 2x + 7। तो चौथा अनुपात है जिसे मैं m बोल रहा हूँ ये आया, लेकिन चौथा अनुपात m तो उसने 15 बता रखा भाई, ठीक है। तो यानी यहाँ पे m की वैल्यू जो है 15 है भाई। तो ये सब कहानी 15 के बराबर चल रही, इसका मतलब, ठीक है। चौथा अनुपात मेरी भाषा में ही आया, लेकिन उसने तो 15 बता रखा है ऐसे ऑलरेडी। तो मैं काट देता हूँ, 5 से मैंने काट दिया 3 बार, और 3 से जब मैं इसे काटूंगा
39 को तो ये आ गया 13 बार। ठीक है, तो 2x प्लस 7 ये 13 के बराबर मिल गया मुझे भाई यहाँ से। तो यहाँ से 2x बराबर मिलेगा मुझे 6 और x बराबर मिलेगा 3। अब इसने मेरे से क्या पूछा हुआ वो देख लो, x प्लस 2y, x की वैल्यू 3, जब मैं इसके अंदर 2y यानी y की वैल्यू 2 है और 2y कर रहा हूँ तो 4 ये आ गए, 4 और 3 7, 7 मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यहां से हो सकता है कि पूछ लिए जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के का मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29 और 57 में प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि में समानुपात में हो जाए। ठीक है, मैंने बेसिक के अंदर करा रखा है। ठीक है, आप पहले दिन की वीडियो देखो, मैंने उसके अंदर सारी चीजें करा रखी है और ये यूपीएसआई 2017 के अंदर पूछा है। यानी कि इसने बताया कि ये संख्याएं जो अभी लिखी हुई है समानुपात के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये संख्याएं जो है गिवन है समानुपात के अंदर नहीं है। अगर मैं इनके अंदर कुछ चीज जोड़ देता हूं तो तब ये समानुपात के अंदर होगी। अगर आप एक्स मेथड से जाओगे तो थोड़ा लेंदी होगा, तो आपको नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे। तो 5, 12, 29 और 57 ये नंबर्स आपसे गिवन है, तो आप 2 2 के पेयर बना दो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब आप देखो कि इनका डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे 7, और जब आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे होंगे यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 7 में से 9, 8, 28। अब ये जो डिफरेंस आया 7 और 28, इनकी भी आपको जरूरत नहीं है, आपको इनका भी रेशो चाहिए। ठीक है, तो मैं देख 7 चौक 28, तो 1:4 आया इनका रेशो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जो भी वो वैल्यू होगी ना वो किसके बराबर होगी वो देख लो। ये जो डिफरेंस इधर की साइड आया उसकी आप इधर वाले में मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20। ठीक है, अब जो इधर से डिफरेंस आया आप इसकी इधर वाले स्टार्टिंग वाले पेयर में मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 29। और इनका भी आपको डिफरेंस चाहिए, बड़ा छोटा नेगेटिव पॉजिटिव को आप इग्नोर करोगे, आपको बस सिर्फ डिफरेंस से मतलब है। ठीक है, और इसके अपोन में आप क्या लिख रहे होगे, इन रेशोज का डिफरेंस, 1 और 4 का डिफरेंस 3। ठीक है, तो ऊपर आया 9 और 9 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ओवरऑल मुझे x की वैल्यू मिल गया भाई 3। और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ जाओगे पक्का। ठीक है, अब सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि चाहे क्वेश्चन जोड़ के ये बोला कि जोड़ने के बाद अनुपातिक बने या फिर घटाने के बाद अनुपातिक बने, इस चीज से क्वेश्चन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम तरीके से आप सोल्व करोगे। ठीक है, देखो मैं एक बार इस क्वेश्चन के अंदर फिर से आपसे चीजें बता देता हूं। ये भी आपका यूपीएसआई के अंदर ही पूछा गया है। ये है 10, 18, 14 और 26। ये अभी समानुपात के अंदर नहीं है, इनके अंदर मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा या फिर क्वेश्चन बोलेगा कि घटाना पड़ेगा, तब ये समानुपात के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो मैं 2 2 के पेयर जब बनाऊंगा तो मैंने देखा कि ये मेरे पेयर बन जाएंगे, मैं लूंगा डिफरेंस। तो 10 और 18 का डिफरेंस 8, यहाँ पे 14 और आपके पास है 26, 14 और 26 का डिफरेंस कितना होगा बताओ, 12। लेकिन मुझे सच में तो डिफरेंस से भी मतलब नहीं है, मुझे डिफरेंस का भी रेशो ही चाहिए। मैंने 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, अब इधर वाला जो डिफरेंस आया मैं इसकी मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूँ भाई बताओ, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उस 10 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो इधर डिफरेंस आया मैं उसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर वाले स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए अब आप फिर क्या करेंगे, उसके अपोन में आप इनका डिफरेंस ले रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हमें क्या करना है, अब यहाँ से मुझे अगर उस x की वैल्यू निकालनी जिसे घटाने के बाद ये प्रोपोर्शन के अंदर आ जाएंगे, तो मैं देखता हूँ 10 तिया 30 और 14 दूनी 28। ठीक है, और इसके अपोन में मैं इनका डिफरेंस ले रहा हूँ भाई। ठीक है, 3 और 2 का डिफरेंस 1, तो x का वैल्यू आया मेरे पास 2, 2/1 यानी 2। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए हो, मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है क्या। मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैंने रेशो पेयर बनाए, तो पहले वालों का मैंने डिफरेंस लिया, दूसरे वालों का डिफरेंस लिया, मुझे डिफरेंस से भी मतलब नहीं है, मैं डिफरेंस को भी जितना काट सकता हूं काट लूंगा। ठीक है, मुझे मिला डिफरेंस 8, 12 से 2, 3। ठीक है, फिर मैंने क्या करा,
इस डिफरेंस की उधर स्टार्टिंग वाले मल्टीप्लाई करी, इधर वाले डिफरेंस की मैंने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करी, और जो मुझे डिफरेंस फिर से मिला फिर मैंने इनके डिफरेंसों से डिवाइड कर दिया, तो एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल पाऊंगा। ठीक है, चलिए ये प्रीवियस क्लास है तो थोड़ा सा आपको थोड़ा खुद का माइंड ओपन रखना पड़ेगा, है ना। अगर ये बेसिक से पूरी मतलब स्पेशल क्लास होती है रेशो की, तो वहाँ पे हम और डिटेल से आपको बेसिक मेथड से भी और एक दो ऑल्टरनेट मेथड भी आप लेके चलते साथ में। ठीक है, चलिए, लेकिन भाई यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, प्रीवियस को ख़त्म भी कराना है और बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है। जानवी और जन्नी, मैंने जानवी को तो ले लिया, ऐसे लो, चलो जानवी है और एक जन्नी है, मैंने लिख ही लिया है ना। ठीक है भाई, स्प्लिंग पे मत जाइयो। जानवी और जन्नी की से 4 गुना है एज है क्या, आयु, हाँ इनकी एज है ना जानवी 4 गुना है किससे, जन्नी से। चलो अब से 10 वर्ष बाद, यानी कि ये तो एज प्रेजेंट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन 10 वर्ष बाद की अगर मैं बात करूं तो दोनों की एज 10-10 साल बढ़ जाएगी भाई। तो यानी ये 10 वर्ष बाद और ये भी 10 वर्ष बाद। ठीक है, ये बोल रहा है कि जानवी जन्नी से 2 गुना बड़ी होगी। ठीक है, अब ना ये रेशो तो स्टार्टिंग में था, लेकिन मैंने 10-10 दोनों साइड बढ़ा दिया, तो मैं 10 वर्ष बाद आ गया। ठीक है, तो इसने बोला है कि ये 2 गुना बड़ी है अभी इससे, जानवी जन्नी से। तो आप यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अपनी एज निकाल सकते हैं। आप क्या करोगे, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, डिफरेंस 2। आप सेम चीज यहाँ पे करोगे, 2 की 10 में करोगे तो 20, और 10 की जब 10 में करोगे तो 10। ठीक है, 20 और 10 का डिफरेंस 10, तो यानी 2 यूनिट की वैल्यू मुझे मिली 10, 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से 5। और मेरे से क्या पूछा गया, जानवी की वर्तमान आयु ज्ञात करो, जानवी यहाँ पे है भाई। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है भाई, 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। जानवी की प्रेजेंट एज 20 है। अगर जन्नी की पूछा तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ ही गया था। ठीक है भाई, मेरी बात आप समझ पाए हो। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर दोगे, या फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, ये जानवी है और ये जन्नी है, क्या रेशो था भाई, 4:1। ठीक है, फिर इसने बोला कि 10 साल बाद अगर हम चेक करें तो रेशो हो जाते हैं 2:1। लेकिन ये क्या है, ये 10 वर्ष बाद का रेशो है भाई। ठीक है, यानी मैं इधर भी 10 वर्ष बड़ा हो जाऊंगा और इधर भी। चलो इधर तो मैंने मान लिया कि रेशो चेंज हुआ है, लेकिन छोटा हो गया, चलो चेंज तो हुआ एटलीस्ट, लेकिन यहाँ पे तो चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ पे तो 0 ही बढ़े आ गए, लेकिन दोनों साइड आपको 10 बढ़ना है, यानी ये डिफरेंस दोनों साइड का सेम हो जाना चाहिए था। फिर आप क्या कर रहे होंगे, सेम बनाने के लिए आप यहाँ का डिफरेंस चेक करो 1, और फिर आप ऊपर वाला डिफरेंस करो चेक, 4 और 1 का डिफरेंस आ गया 3। अब ये ऊपर वाला डिफरेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा होगा दोनों रेशो के अंदर, 3 और 3। अब ये नीचे वाला डिफरेंस वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा होगा ऊपर की साइड। बताइए सर किसी को प्रॉब्लम है, तो ये तो 4 आ गया आपका, 4 एकम 4 और 1 एकम 1 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब आप देखो 4 से 6 हो गया तो 2 बढ़ा गया, बताओ रेशो के अंदर। 1 से 3 हो गया तो क्या आप देख रहे हो कि 2 बढ़ा गया भाई रेशो के अंदर। अब आपको पता लगा कि 2 का इंक्रीजमेंट हुआ, और 2 का जो इंक्रीजमेंट आपको पता लगा यही आपका कितना बता रखा है, 10 वर्ष बाद के रेशो है, तो 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 5 आ गई। और अब ये 4 और 1 5, 5 की वैल्यू ये कितना था, सॉरी 4, 4 की वैल्यू आपको बतानी है, 4 पंजे 20। तो आप इस तरीके से 20 वर्ष निकाल पाओगे। ठीक है, ये मेथड आप यूज ले सकते हो। ठीक है, एज से। और एक मेथड आपका ये प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपका यहाँ पे काम कर रहा होगा। ठीक है, अब हम एज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को भाई। आप इस तरीके से रेशो को सेम बना सकते हो, और कभी सेम ना दिए जाए तो। अब ये क्वेश्चन देखो आप एक बार, ये क्या बोल रहा है, 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल से आधा था। ठीक है, एक आपके पास मुरली है और एक विजय है, ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, मुरली और विजय की मैं बात करता हूं, इसने क्या बताया हुआ है, 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल से आधा था। यदि मुरली और विजय की मुरली की आयु विजय से 2 गुनी है एट प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट की बात करता हूं यहाँ पे, प्रेजेंट का बताओ क्या दिया हुआ है। वर्तमान की बात अगर करते हैं तो इसने बताया कि मुरली की आयु विजय से 2 गुनी है। ठीक है, तो मुरली अगर 2 है तो विजय 1 है। बताइए
टोटल कितना है 3 है। चलो अब इसने बोला कि 18 वर्ष पूर्व। अच्छा अगर मैं यहां से 18 वर्ष बैक में जाऊं तो 18 इधर पीछे जाऊंगा और 18 इधर, यानी मैं अगर दोनों का कंबाइन बात करूं, क्योंकि योग की बात करी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं 18 और 18 टोटल ओवरऑल में 36 साल पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि अगर दोनों का काउंट करूं मैं। चलो अब 1 मिनट देखो, मैं दोबारा से बताऊं। 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल, ठीक है, उनकी आयु के योगफल से आधा था, तो अभी 3 है। तो इसने बोला कि 18 वर्ष पहले अगर योगफल पे जाओ ना आप, तो ये इसका आधा है, यानी 3 का आधा कितना होगा 1.5, यानी 1.5। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग कितने की कमी आई, 1.5 की कमी आ गई भाई। लेकिन ये कमी अगर मैं इधर डाटा के अंदर देखूं, वैल्यू के अंदर देखूं, तो भाई ये भी 18 वर्ष छोटा होगा 18 साल पहले, ये भी 18 वर्ष पहले छोटा होगा 18 ही साल। तो ओवरऑल योगफल में 18 और 18 36 की कमी आई है क्या? लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 1.5 की कमी आई है। ये 1.5 मेरे किसके बराबर है, 36 के बराबर है क्या भाई? मैं इस पॉइंट को काट के इधर 0 बढ़ा सकता हूं, तो 15 की वैल्यू 360 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहां से निकाल दूंगा। ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60। 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल दी 24। अब इसने क्या पूछा भाई, वो तो मुरली की वर्तमान आयु बताओ भाई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 24 है, तो भाई मुरली की वर्तमान आयु 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1 की 24 है तो 2 की वैल्यू 48, 48। मैंने निकाल दी मुरली की वर्तमान आयु 48 वर्ष। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा से डिटेल से बता देता हूं, आप बहुत ध्यान से देखना भाई। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लो। मुझे लगता है कि मुझे एक बार दोबारा से बता देना चाहिए। ठीक है, मुरली और विजय, प्रेजेंट एज क्या है? इसने बताया कि मुरली डबल है विजय से, तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना बन रहा है प्रेजेंट के अंदर 3। उसने कहा कि 18 साल पीछे जाओ, तो योगफल क्या होगा? इसने बोला कि योगफल जो 3 है ना, ये 18 साल अगर पीछे घट जाओ तो ये आधा हो जाता है। तो रेशो के अंदर जो 3 था वो सिर्फ 1.5 रह गया भाई। ठीक है, लेकिन जब मैं 18 साल इसे भी पीछे हटाऊंगा और इसे भी पीछे हटाऊंगा, तो मेरे अकॉर्डिंग योगफल के अंदर कितनी कमी आएगी? 18 और 18 36 की कमी आई क्या? लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग कितने की कमी आई? सॉरी, डाटा के अंदर तो 36 की कमी आ गई, 18 और 18 36। लेकिन मेरे रेशो के अंदर जो 3 बन रहा था वो 1.5 बन रहा है, क्योंकि आधा हो गया। तो यानी मेरे अकॉर्डिंग कमी आई है 1.5, जो रेशो दिखा रहा है मुझे। ठीक है, तो मेरा 1.5 क्वेश्चन के 36 के बराबर है। तो यहाँ से मैंने अपना 1 यूनिट पता कर लिया, ये 24 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है? इसने बोला है कि आप मुरली की वर्तमान आयु ज्ञात करो। प्रेजेंट में मुरली कितना है? 2 है। तो ये लो भाई, 24 दूनी 48। मुरली प्रेजेंट में 48 साल का है। तो ये मेरा क्वेश्चन मुझे बोल रहा है, इसके अंदर और कुछ भी आपको नहीं करना है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके सामने था। ठीक है, बताइए आगे चले भाई। ये देखिए भाई, आप इस क्वेश्चन को करो एक बार। 3 बहनों की आयु निरंतर अनुपात में है। अगर दूसरी बहन की आयु 12 वर्ष है और अन्य 2 की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो सबसे बड़ी बहन की आयु ज्ञात करो। निरंतर अनुपात में क्या है? तीनों की है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के अंदर है, यानी सेम रेशो के अंदर बढ़ रही है चीजें। चलिए करते हैं भाई, है ना। यानी मैंने मान लिया कि पहली सिस्टर और ये दूसरी सिस्टर और ये तीसरी सिस्टर है भाई। ठीक है, 3 बहनों के निरंतर अनुपात में। अगर दूसरी बहन की आयु उसने बता दिया कि 12 फिक्स है, ये तो भाई 12 है। ठीक है, और अन्य 2 बहनों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो सबसे बड़ी बहन की आयु ज्ञात करो। ठीक है, देखो एक तो हम इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें कोई सेम रेशो दे देगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसने बताया कि सबसे बड़ी बहन की आयु, तो मैंने 18 को मान लिया। अगर मैं इसे 18 को मान लूं, तो इसने बोला कि पहले में और सबसे बड़े में 7 का अंतर है। बोला ना कि 7 का अंतर है, तो बड़े वाली तो मैंने ये मान लिया क्योंकि बढ़ रहा है रेशो भाई। तो ये अगर 18 है तो ये 7 छोटी, ये 11 रही होगी क्या? तो मैं इन दोनों का जब रेशो चेक करता हूं, तो ये तो 11 रेशो 12 मिला मुझे, और ये रेशो मिला मुझे 6 दूनी 12 और 6 18। तो रेशो अलग अलग है, यानी चीजें सेम प्रपोर्शन के अंदर नहीं बढ़ रही है। निरंतर अनुपात का मतलब क्या है कि हर एक अगली चीज के साथ आपका रेशो सेम रहा होगा। जैसे यहाँ पे 11 12 मिला, तो यहाँ पे भी 11 12 ही होना चाहिए था। तो मेरा पहला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैं बेसिक से भी कराऊंगा। ठीक है,
आप समझे कि पहले वाला आपका आंसर नहीं हो सकता, 18 फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हो इसके बाद 16 को लेके आपने लिया 16 को, ठीक है। ये 16 से कितना कम है, ये इससे 7, ये बड़े वाले की 16 है तो ये 7 कम कितना होगा भाई, ये 9 होगा। तो अब मैं जब रेशो चेक करता हूँ, मैंने काट दिया 3 से, तो 3:4 मिला के 3 3 और 3 चौक 12। अब मैं यहाँ पे रेशो चेक करता हूँ, मैंने 4 से काट दी, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो 3:4 मिल गया। यानी कि ये आंसर मुझे एक कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन दिखा रहा है कि 3:4 3:4। अगर मैं आगे फर्दर चीज़ों को चेक करूँ तो भी 3:4 ही होगी, है ना। इस तरीके से चीज़ें बनेंगी आपकी। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन काम कर गया मेरा। अगर मैं फिर भी आगे ऑप्शन चेक करके दिखाऊँ आपसे, हो सकता है कि आप समझो कि भाई कोई और भी तो ऑप्शन ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। तो मैंने 17 को अगर इसे मान लिया, अगर ये 17 होगा तो ये 10 होगा। तो यहाँ पे रेशो देखो 5:6, लेकिन ये तो एक प्राइम नंबर आ गया, तो ये तो 12:17 बन जाएगा इधर वालों का रेशो। तो ये भी देखो फेल हो गया ऑटोमेटिक। फिर इसके अंदर मैंने अगर 1% 15 को टारगेट कर लिया कि क्या पता मेरा आंसर भाई 15 रहा हो, तो अगर मैंने इसे 15 ले लिया तो ये 15 से 7 छोटा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेशो आ गया, मैंने 4 से काट दिया, 2:3, ठीक है। मैं इसमें जब काटूंगा तो मैं देख रहा हूँ 3 से काट सकता हूँ मैं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, इधर वालों का रेशो 4 5, तो ये भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं बाई ऑप्शन भी अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। लेकिन अब आप मेथड पे आ जाओ। मेथड आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। इसने बोला है कि भाई ये तो बाई ऑप्शन थी सारी कहानी, लेकिन अब बाई ऑप्शन ना जाके आप एक बार मेथड से जाओ। तो इसने इसे दोबारा फिक्स बोल दिया। इसने बोला है अगर ये x है तो ये भाई x+7, यानी 7 वर्ष अधिक रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो मैं क्या चेक करूंगा भाई, मुझे पता है कि जो इसका रेशो इसके साथ होने वाला है ना, वही रेशो इसका इसके साथ होगा, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे रेशो क्या चल रहा है, x/12, ठीक है। और यही रेशो यहाँ पे इसके साथ होने वाला, तो यानी 12 का रेशो x+7 के साथ भी वही होगा, ठीक है। तो यानी x स्मॉल ले लो आप। तो ये दोनों रेशो जो है बराबर बता रहा है भाई, कंडीशंस बता रही है बराबर होंगे, क्योंकि इसने बोला है कि निरंतर अनुपात में चीजें चल रही है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, x की मल्टीप्लाई x+7, क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं कर दूंगा तो मुझे इक्वेशन मिलेगी x मल्टीप्लाई x+7, और ये 12 गुना 12 के बराबर है, ठीक है। अब यहां पे आप ऑप्शन चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, ठीक है। यार मुझे 144 लेकर आना, ठीक है। मुझे क्या लेके आना बताओ, 144 लेके आना। सोल्व भले ना करो आप, लेकिन मेथड यही है, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शन x+7 के ही है, तो मैंने अभी देखा था कि 16 वाला सेटिस्फाई हुआ, तो ये 16, ठीक है। और 16 से जब मैं 7 कम करूंगा 9, तो एकमात्र ऑप्शन यही होगा आपका जो 144 आपसे यहाँ पे दे रहा होगा, ठीक है। वरना सारे ऑप्शन आपके फेल हो जाएंगे, चाहे आप चेक कर सकते हो मैनुअली रख रख के, ठीक है। चलो ये ऑप्शन मेरा पास हो गया, वरना सब फेल है। अगर मैं रखे दिखाऊं यहाँ पे आपसे 18 को, भाई x+7 अगर ये 18 है तो ये भाई 7 छोटा है तो ये 11 होगा। तो यूनिट पैलेस पे देखो आरटी का मार्ट, लेकिन मुझे तो 4 चाहिए था भाई, तो ये मेरा फेल हो गया। मैंने 16 तो मैंने पास करके दिखा दिया। अभी अगर 17 है तो ये 7 कम हो गया 10 होगा, तो यूनिट पैलेस पे कितना बन जाएगा 0, तो ये भी मेरा फेल हो जाएगा। अब मैंने 15 को पिक कर लिया, अगर मैंने मान लिया कि x+7 15 है, तो भाई ये 7 कम है तो ये 8 होगा, तो ये तो 120 आ गया ओवरऑल, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो भाई मैंने देखा कि ओवरऑल मेरा यही आंसर, और ये मेथड बोल रहा है आपसे, ठीक है। तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो और आप बाई मेथड भी सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो आप एक बार। शिवाजी और प्रभु, शिवाजी और प्रभु की आयु का अनुपात 11:7 है। 8 वर्ष बाद, यानी दोनों की एज 8-8 साल बढ़ जाएगी भाई, उनकी आयु का अनुपात 15:11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं करूंगा 11 की, जब 11 में करूंगा तो 121 मिलेगा। जब मैं 15 की 7 में करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 105, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि डिफरेंस कितना आ गया, ठीक है। तो 21 में से भाई मैं 5 घटा लूंगा तो 16 मिला मुझे, मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस है 16, ठीक है। अब यहां पे मैं चेक करूंगा
तो मैंने देखो मैंने आपसे कॉमन वाला तरीका बताया था, जब दो चीज यहाँ पे सेम मिल जाए या फिर यहाँ पे सेम मिल जाए, आप कोशिश करोगे कि आप कॉमन ले लोगे चीजों को। आप देखो कि ये चीज कॉमन आने वाली है, ठीक है, मैंने 8 को 12 कॉमन ले लिया, तो अंदर डिफरेंस 15 11 ही बच रहा होगा। 15 और 11 का डिफरेंस आप चेक करोगे 4, और 4 की आप उस कॉमन वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। ठीक है, 1 यूनिट मैंने बता दिया अभी पिछले क्वेश्चंस के अंदर इसी मैंने कैसे करा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो इसकी आयु का अंतर कितना है, तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 11 और 7 का डिफरेंस आपको बताना है भाई। ठीक है, 4, यानी 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 8, 4 दूनी 8। ठीक है, आप 8 आंसर लगाओगे और आपका क्वेश्चन इसी के साथ दम तोड़ देगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, आप ये कर लो कि 11 और 7 था भाई, दोनों साल साइड में आप क्या करोगे, 8 8 साल बढ़ जाएगी, तो रेशो क्या हो जाना है 15 11। फिर आप देखोगे क्या 4 ही बढ़ रहे हैं, हाँ इस बार तो सेटिस्फाई है चीज, वरना नहीं होती सेटिस्फाई तो मैं कैसे करता, मैं यहाँ पे डिफरेंस करता, यहाँ पे डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आता इन दोनों रेशो के अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ से जो डिफरेंस आता यहाँ वाले दोनों रेशो के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन कब करता, जब यहाँ पे डिफरेंस मुझे अलग अलग मिल रहे होते, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ 11 और 4 15 और 7 और 4 11। ठीक है, तो यानी मेरे हिसाब से जो 4 है, क्वेश्चन ने उसे ही क्या बोल दिया 8 बोल दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 चल रही है भाई। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना दिख रहा मुझे 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं 8 लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कलाम और वेंकट, कलाम और वेंकट की आयु का अनुपात 8:7 है, 20 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो उनकी आयु का अंतर बताओ। ठीक है, तो कमाल ये है कलाम और वेंकट, 8 और 7 का रेशो है, दोनों साइड आपने 20 बढ़ा दिया, 20 वर्ष इधर बढ़ गए और 20 ही वर्ष इधर बढ़ गए, तो क्या दिया इसने भाई, इसने दिया कि रेशो हो गया 13 12। ठीक है, अब मैं निकालता हूं डिफरेंस, 13 7 91। ठीक है, 12 8 96। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, 13 7 91 और 12 8 96। ठीक है, 96 और 91 का डिफरेंस कितना है 5, तो यहां से मिला मुझे 5। समझ पा रहे हो भाई, 12 8 96, 13 7 91 और 96 और 91 का डिफरेंस मुझे मिला 5, तो मैं सेम चीज यहाँ पे, अब देखो ये दोनों बार सेम आ गए, यहाँ पे सेम मिल जाए या ये वाला रेशो सेम मिल जाए, ये अलग अलग हो, तो तब भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने देखा कि यहाँ से मैं कॉमन ले पाऊंगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर होनी, तो 20 आ गया इसमें भी, और इसकी इसके साथ होनी, तो तब भी 20 आ गया, और डिफरेंस मुझे निकाला तो मैं 20 कॉमन ले लूंगा, मुझे करने के बाद भी लेना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट भी ले सकता हूँ। मैंने 20 को कॉमन ले लिया, फिर बस मैं डायरेक्ट इनका डिफरेंस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इनका डिफरेंस आया 1 और डिफरेंस के साथ इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैंने चेक करा तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 चौक 20 4। ठीक है, तो इसने पूछा तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करो, उनकी आयु का अंतर भाई कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 आ गई तो मुझे इनका डिफरेंस कितना है रेशो के अंदर 1, 1 की ही वैल्यू बतानी है, तो ये 4 ही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को प्रॉब्लम है यहां तक भाई। ठीक है, आप रेशो मेथड अलग से कैसे लगा सकते हो भाई, 8 और 7 था, नया रेशो कितना बन गया 13 और 12, यहां पे कितना बढ़ा 5 और यहां पे भी 5, तो भाई ये तो सीधा बना के दे रहा चीजों को है ना। अगर ऐसा ना हो तो मैंने आपसे बताया कि आप दोनों साइड का डिफरेंस चेक करोगे, यहाँ के डिफरेंस की इस रेशो के अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ के डिफरेंस की इस रेशो के अंदर मल्टीप्लाई, फिर आप नया डिफरेंस जो मिलेगा उससे चेक करोगे। लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन बना रहे, 5 है मेरे हिसाब से 5 बढ़ा, लेकिन ये बता रहा है कि 20 वर्ष आगे बढ़े आप, तो 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू आ गई 4, और ये 1 की वैल्यू ही मेरे से पूछी गई है, तो 4 ही मेरा फाइनल आंसर। तो ये भी तरीका आप यूज ले सकते हो जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो इनमें कुछ ऐसी चीज है नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब एज के अंदर ये क्वेश्चन आप देखो भाई, ये यूपीएसआई 2017 के अंदर आया है, अगर आप एक्स वाई और ABCD के अंदर फंस गए ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप भाई कर नहीं पाने क्वेश्चन को। तो क्या अप्रोच हो सकती है, देखो इसमें क्या है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ABCD के अंदर सारा डाटा है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं फ्री हूँ अपनी साइड से मैं वैल्यू मान सकता हूँ यहाँ पे कोई भी। चलो पहले मैं एक बार इसका सिनेरियो बना देता हूँ, A B और C 3 लोग हैं शायद, A B और C, हाँ जी।
तो मैंने बनाया, मैंने मान लिया कि ए, बी और सी, ये आपके ए बी सी है, ठीक है। अब देखो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, वो वर्तमान की बात हो रही है। मैं यहाँ पे प्रेजेंट ले रहा हूँ, मैं ऊपर की साइड माइनस दिखाता हूँ, नीचे की साइड में प्लस दिखाता हूँ, ठीक है। मैं प्रेजेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ 5 ईयर एगो, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 10 ईयर्स एगो। तो मैंने ये चीज लिखी, ये क्या है नीचे प्रेजेंट। अब ये क्या सिनेरियो बोल रहा है मेरे से, 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, 10 वर्ष पहले ए की आयु इससे 2 गुना थी, सी की वर्तमान आयु को सी दर्शाता है छोटे वाला, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब देखो इसने 5 साल पहले की एज में क्या बताया, इसने बोल रहा है 5 वर्ष पहले, ये तो प्रेजेंट है लेकिन 5 साल पहले के रेशो बताने हैं मुझे। ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो भाई ये ए है और ये बी है, अगर मैं इसे 1 मान लूं तो मुझे इसे 3 मानना पड़ेगा क्या। ये 5 वर्ष पहले के रेशो है, ठीक है। अब देखो इसने आगे बोला, मैं एग्जैक्ट मानूंगा चीजों को, अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया। अभी बोला 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधी थी, अगर मैंने इसे 3 साल मान लिया और इसे 1 साल मान लिया तो मुझे, ये तो 5 साल पहले के, लेकिन 10 साल पहले दिखाने के लिए मुझे 5 साल और माइनस में जाना पड़ेगा क्या भाई। तो मैं 3 में से 5 घटाऊंगा तो ये माइनस में चीजें चली जाएंगी, तो मैं इस रेशो को ना कैसे लिख देता हूँ, मैं इस रेशो को मैं 10 बना दूंगा, इसे थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने ले लिया इसे 10, मैंने इसे ले लिया 30। अब चलो 5 साल पहले, इसने बोला है कि 10 वर्ष पहले ए की आयु, 10 वर्ष देखो भाई अभी 30 है, तो 5 साल पहले 30 थी, तो 10 पूरे 10 गैप में जाना, तो यानी 5 और पीछे जाना, तो यानी 5 साल पहले 25 साल का होगा। अगर ये प्रेजेंट में मैंने यहाँ पे 30 मान रखा है 5 साल पहले, तो 10 साल पहले मैं अगर यहाँ से चेक करूँ तो यानी यहाँ से मुझे आगे 5 और जाना, तो ये 25 का होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसने बोला है कि 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधी थी, यानी ये 25 है ना यहाँ पे भाई, 10 साल पहले ये सी का आधा है, तो ये 50 होगा क्या, बताओ बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या। मैंने अपनी तरीके से चीजों को मानना है और मैंने ये लिख दिया, ये आ गया 50। अब अगर ये 50 है तो मैं इन सबको डाटा को प्रेजेंट में लेकर आऊं, भाई 10 साल पहले 25 का है तो प्रेजेंट में कितने का होगा, 30 और 5 35। आप यहां से भी आ सकोगे, 5 साल पहले 30 का था तो अब कितने का होगा, 35 का। अब ये 5 साल पहले भाई 10 का था, तो अब ये 5 साल और बड़ा हो गया तो 15 हो गया प्रेजेंट के अंदर। भाई ये 10 साल पहले, क्योंकि 10 ईयर है प्रेजेंट से, ठीक है। देखो 10 साल पहले अगर ये 50 का था तो ये प्रेजेंट में 60 का होगा क्या। भाई सी प्रेजेंट में 60 का है, और उसने क्या बोल रहा है, अगर सी स्मॉल सी की वर्तमान आयु को दर्शाता है, यानी सी की जगह पे ना भाई मेरा जो जिस क्वेश्चन सी बोल रहा है ना स्मॉल सी, मेरा 60 आया जो मैंने अपनी तरफ से डाटा को मानना हुआ उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बी की वर्तमान आयु को दर्शाता है। बी की वर्तमान आयु क्या है, 15 है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, ये बी की वर्तमान आयु के ऑप्शन है, तो सी की वैल्यू को आप 60 पुट करो, सी की वैल्यू को आप 60 पुट करो और जो भी ऑप्शन आपको 15 दे देगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुटिंग की तरफ चलता हूं। सी को मैंने अगर 60 रख दिया तो 36 18, 180 में से 5 गए तो 175 आ गए, तो और आना कितना है, 15 लेगा आना भाई मुझे। अब देखो सी की वैल्यू को मैं रखूंगा जब 60, और जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा और 5 जोड़ूंगा तो मैंने देखा 6 ढाई 60 और 10 और 5 15, तो ये ऑप्शन मुझे 15 दे रहा है, ठीक है। क्योंकि सी को मैंने 60 रख दिया और 60 को मैंने जब 6 से भाग दिया तो 10 और प्लस करना है 5, तो ये ऑप्शन मुझे 15 दे रहा है। लेकिन आप अगर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अगले ऑप्शंस को भी चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। आपने देखा कि 5 गुना सी, ठीक है। ये देखो तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है भाई, ये बोल रहा है 5 गुना सी, सी का मतलब 60, और इसे 3 से भाग देगा 10 घटाना मुझे इसमें से। तो आप देखो 3 से जब मैं 60 को काट रहा हूं तो ये 20, ये आगे 100, 100 में से 10 गए 90, 90 थोड़ी लाना भाई, ओनली 15 लेकर आना, ठीक है। सी कितना है, 60 में से 10 गए 50, और 50 को जब 3 से भाग में दे दूंगा तो ये तो मेरे पास पूर्णांक भी नहीं आने का, इंटीजर वैल्यू भी नहीं मिलने की मुझे, तो मेरा बी ऑप्शन सिर्फ सेटिस्फाई होगा और मैं बी को लगा दूंगा, ठीक है भाई। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, आप इसे अपनी तरफ से वैल्यू एज्यूम करके करियो तो आप इजिली कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि आप इसे 10-30 मानो, आप इसे 20-60 है ना। 5 और 10 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे 5 साल पीछे और जाना था। जब मैं 5 साल पीछे जाऊंगा तो अगर मैं 5 साल ले लूंगा तो 5 साल पीछे हटते हुए 0 साल का हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा बहुत रेशो ठीक ठाक लिया, मतलब बड़ा लिया है रेशो को।
रेशो तो सेम लिया लेकिन डाटा को थोड़ा बड़ा लिया है। अब ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। ये सब भाई यूपीएसआई के क्वेश्चन है, ठीक है। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई की आयु का अनुपात निम्नानुसार है। ए ई, देखो ए का ई के साथ क्या रेशो बताया इसने, ये बोल रहा है 1:2, ठीक है। इसने बी का सी के साथ क्या रेशो बताया भाई, इसने बताया 4:3, ठीक है। इसने ई का बी के साथ क्या रेशो बताया, ई का बी के साथ बताया 1:2, ठीक है। इसने भाई सी और डी के अंदर क्या रेशो बताया, इसने बोला कि सी और डी का रेशो, सी जो है डी का 60% यानी 3:5। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए यहां तक भाई। आप देखो सारे रेशो सेटिस्फाई है क्या, ए 1 है तो ए दोबारा रिपीट नहीं हुआ, ई 2 है, ई यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो मैं इसे 2 बना दूंगा भाई, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन गया मेरा 2, 2 दूनी 4, 2:4, ठीक है, 2:4 बन गया, ठीक है। अब बी 4 है, हाँ जी बी 4 बन गया मेरा, सी 3 है, सी 3 है, डी 5 है, डी रिपीट भी नहीं है फिर दोबारा। तो अब ये रेशो सब अपनी एग्जैक्ट फॉर्म में आ गए, ई और बी 2 4 आ गया, ठीक है। अब इसने मेरे से क्या पूछा है, इसने मेरे से दिया है कि सी और डी का योग 120 है। मेरे अकॉर्डिंग सी और डी को अगर मैं जोड़ दूं, 5 और 3 8 है क्या भाई, मेरे अकॉर्डिंग सी और डी 8 है, लेकिन उसने 120 बताया हुआ है। तो यहां से मैं अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं तो 15 आ जाएगा भाई, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 15। इसने पूछा कि सबसे कम आयु के व्यक्ति की एज, तो सबसे छोटा तो भाई मुझे इसमें ए दिख रहा है जो कि 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही बतानी है, 1 की वैल्यू आ गई 15 और 15 आ गई तो 15 ही मेरा आंसर होगा। सबसे छोटा कौन है, ए जो कि 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 15 को टिक लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ये क्वेश्चन था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उससे दुगनी गलतियां की, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट है, उसने जितने प्रश्न किए उससे क्या करा, उसने दुगनी गलतियां करी है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। देखो सही कितने करे हैं वो चेक कर लो और गलत कितने करे वो चेक कर लो। जितने सही करे हैं उससे दुगने क्या कर दिए, गलत कर दिए, यानी टोटल 16 कितने करे, 3। और उसने क्या बताया, यदि उसने कुल 48 प्रश्नों को सोल्व किया भाई, ठीक है ना भाई। एक जितने गलत करता है उससे डबल रेशो में क्या करता है वो, जितने सही करता है उससे डबल रेशो में गलत करता है, ठीक है, तो 1:2। तो टोटल तो 3 अटेम्प्ट करे भाई, 16 गुना 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो क्या पूछ रखा है, तो उसने कितने परसेंट के सही उत्तर दिए, तो 1 यूनिट के सही उत्तर दिए, यानी 1 का 16 गुना कौन 16, तो आप 16 टिक लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। कॉन्स्टेबल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। एक कार्यालय में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखियो, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी है ना, यानी सीनियर ऑफिसर लिख देता हूं मैं, ठीक है। वरिष्ठ को सीनियर, अधिकारी को ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, ठीक है, और सचिव है आपके, ठीक है, यानी सेक्रेटरी है, एसईसी लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ जाओगे ना आप, ठीक है। तो कोई ना कोई रेशो भाई इनके बीच में चल रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। फिर क्या हुआ, इसने कहा कि 15 सचिव छुट्टी पर चले गए, यानी सचिव यहां पे जो भी थे ना उनमें से 15 कहां चले गए, छुट्टी पे। 15 सचिव छुट्टी पर चले जाए तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 अधिकारी है, 2 वरिष्ठ अधिकारी है। अगर एक सचिव है ना तो सीनियर ऑफिसर 2 है। इसने बोला ना कि प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, ठीक है। अगर सचिव 1 है तो वरिष्ठ अधिकारी 2 है भाई। 15 निकालने के बाद ये वाला रेशो मेंटेन हो जाता है, समझ गया आप मेरी बात को। फिर इसने क्या बोला, उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी पर जाने के पश्चात, अब देखो अगर वरिष्ठ अधिकारी 45 छुट्टी पर चले जाए तो फिर रेशो क्या, अब इसने बताया पश्चात, अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव है। अगर एक ऑफिसर बचता है ना तो उसके पास 5 सचिव बचते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो भाई नया रेशो ये आ गया 45 कम होने के बाद, ठीक है। तो इसने पूछा है तो ज्ञात करिए कि शुरू में कितने सचिव थे। यहां पे ना, यहां पे ये पूछा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग की कंडीशन में कितने सचिव काम कर रहे थे, ये वाली चीज आपसे पूछ ली गई है। आप मुझे एक बात बताओ, आप ऊपर वाली चीज को इग्नोर करो, आप यहां से यहां तक देखो, 2:1 चल रहा था भाई। फिर क्या हुआ, 45 अधिकारी छुट्टी पे चले गए तो रेशो 1:5 हो गया। भाई उधर से ही तो कुछ गया है, इधर से तो रेशो सेम होना चाहिए था ना, क्योंकि इधर तो सेम कंडीशन है।
यहाँ से कोई गया थोड़ी है, तो यहाँ पे 1 से 5 कैसे हो गया, तो मैं इसे सेम करूंगा। सेम करने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। अगर मुझे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो इसका रेशो 1 का रेशो तो 2 के साथ है, तो मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। मुझे पता लगा कि ये बन गया 10 और ये बन गया 5। ठीक है, अब देखो 10 से 1 हो गया, यानी 9 गया क्या, 9 ऑफिसर गए हैं क्या भाई, लेकिन 9 की वैल्यू तो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 45। मेरे अकॉर्डिंग 10 से 1 हो गया, तो यानी 9 लोग गए हैं क्या जो ऑफिसर थे, ठीक है, लेकिन उसने 45 बताया हुआ है, तो 9 की वैल्यू ही 45 है क्या, तो यहां से 1 की वैल्यू मुझे पता लगा कि 5 आ गया क्या भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 50 है, इसका मतलब ये 5 जो होगा 25 होगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो इस 5 की वैल्यू कितनी होगी, 25। 5 गुना हो जाएगा सब कुछ अपना भाई। ठीक है, अब देखो सेक्रेटरी जो थे स्टार्टिंग में जो भी रहे थे, मैंने मान लिया कि एक्स रहे थे, उनमें से 15 चले गए, उसके बाद 25 बचे, तो एक्स का मान कितना रहा होगा भाई, जो चीज मैंने घटाई थी मुझे वापिस जोड़ दूंगा। मैंने एक्स में से 15 घटा के 25 बचा था मेरे पास, तो अब मुझे एक्स पर वापिस जाना, तो 25 में उन्हीं 15 को जो मैंने घटाया था मैं वापिस जोड़ दूंगा क्या, तो 25 में 15 जोड़ूंगा तो 40। तो भाई यही मेरा क्वेश्चन था, और आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, सीधा रेशो बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक सामूहिक सम्मेलन में भाग लेते हैं। टीचर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी है और स्टूडेंट्स भी। क्या बताया इसने कि इस सम्मेलन में भाग लेते हैं शिक्षक और छात्रों सहित 1280 व्यक्ति हैं, टोटल जो है 1280 व्यक्ति हैं भाई। ठीक है, अब इसने क्या बोला, प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है। भाई अगर 15 स्टूडेंट है ना, तो उसके साथ में एक टीचर रेशो बना रहा है, तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो 15 और एक 16 हो जाएगा क्या, यानी 16 की वैल्यू कितना की बने, 1280। तो मैं देख रहा हूं कि कितना गुना, 80 गुना है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई। तो समूह में कितने शिक्षक हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई, तो भाई समूह में कितने शिक्षक हैं, 80। यही मुझे करना था। ठीक है, समूह में शिक्षक बताने, तो जो कि 80 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3 कंटेनरों पीले सफेद और काले 120 कंचे रखे गए हैं। ठीक है, चलो टोटल कितना है, पीले सफेद और काले का 120 टोटल है। सफेद और पीले कैटेगरी में, यानी सफेद क्यों मैं ऐसे मान लेता हूं भाई, और पीले को मैंने मान लिया पी। सफेद और पीले कैटेगरी में संयुक्त रूप से यानी जोड़ के। ठीक है, काले कंटेनर की तुलना में 2 गुने कंचे हैं। ठीक है, ये है ना, काले को के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाला जो डाटा है ये उससे डबल है। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए हो, इसने बोला है कि भाई अगर मैं संयुक्त रूप से सफेद और पीले को काउंट करूं तो काले से डबल है, तो रेशो के अंदर 1:2 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। साथ ही काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में 2 गुने कंचे हैं, तो ये बोला काले वाले में 2 गुने हैं, तो भाई ये रेशो बन जाएगा मेरा। अब क्या है, आगे इसने पूछा कि सफेद कंटेनर में कितने कंचे हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, क्वेश्चन एक है काले कंचे, उसके अंदर कुछ ना कुछ रहे होंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि एक रेशो से 1 दिखाएगा, एक रेशो से 2 दिखाएगा, तो मैं इसे सेम करूंगा। तो भाई सेम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशो को भी मेंटेन रखना है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब काले कंचे 2 मिल गए मुझे, और पीले कंचे कितने हैं, 1, यानी पीले कंचे 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सफेद और पीले 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भाई सफेद वाले बचेंगे 3। तो आप रेशो से चीजों को निकाल पाएंगे। टोटल मेरे अकॉर्डिंग कितने हैं, 4 और 2 6, यानी 6 की वैल्यू 120 है, 6 की वैल्यू 120 है, तो यहां से आपको पता लगे 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और आपसे पूछा क्या गया है, सफेद कंटेनर में कितने कंचे हैं, सफेद, यानी 3 की वैल्यू बतानी, 3 दूनी 6 यानी 60। 60 आंसर लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसी के साथ आज की क्लास आपकी होती है पूर्ण रूप से समाप्त। और
मिलते हैं अगले अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे, उसके अंदर हम कर रहे होंगे पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप जो है मेरे हिसाब से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एसआई के अंदर जो है सबसे अच्छे क्वेश्चंस पार्टनरशिप से ही आए हुए हैं, ठीक है। और 50 से 60 क्वेश्चंस के अंदर हम पार्टनरशिप यानी 2 लेक्चर के अंदर कवर अप करा देंगे। और देखना ना भूलिए, जुड़े रहिए आदिराज क्लासेस के साथ। थैंक यू।